Hello everyone and welcome to my class Learn with Udipta. So in our last class we have started the new chapter number 1 of class 7th Science Nutrition in Plants. हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इतना तक तो पढ़ा हुआ है. अभी हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है. उसकी थोड़ी सी शुरुआत मैंने की थी कि फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या. द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. तो चलिए शुरू करते हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में जो सवाल हमने खुद से किए थे कि ये जो प्लांट में जो खाना बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो एक्चुअली कहाँ होता है, कौन से पार्ट में होता है या फिर सारे पार्ट में होता है. तो इसका जवाब फर्स्ट लाइन में ही है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. इसका मतलब जो भी खाना बनता है या फिर प्लांट्स के जो न्यूट्रिशन जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में वो लीव्स में होते हैं. द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स. फिर से वही बात बताया गया है कि फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, जो वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मौजूदगी में जो न्यूट्रिशन प्लांट्स अपने बॉडी में बनाता है वो कहाँ बनता है, वो लीव्स में बनता है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present in the surface of the leaves. These pores are surrounded by gourd cells. Such pores are called stomata. अभी देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अगर लीव्स को फूड बनाना है, अगर लीव्स को फूड सिंथेसाइज करना है तो ज़रूरी है कि ये जो मिनरल्स हैं, जो सॉइल से मिनरल्स प्लांट्स को मिलता है वो मिनरल्स लीव्स तक पहुँचे. और लीव्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है? वाटर. वाटर एंड मिनरल्स जो है इस सॉइल में से अब्जॉर्ब हो जाता है बाय रूट. ठीक है. और वाटर के साथ मिलकर ये मिनरल्स रूट तक पहुंचकर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं. बिल्कुल हमारे बॉडी में जिस तरह ब्लड की सर्कुलेशन होती है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जिस तरह नर्व्स ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह रूट्स वाटर और मिनरल को सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वही वाटर और मिनरल्स रूट से सारे प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. फिर आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए वाटर और मिनरल तो सॉइल से मिल गया, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया और लीव्स तक भी पहुंच गया. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉइल में नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में मिलता है. तो उसको क्या करता है, लीव्स जो है सीधा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है. किस तरह? थ्रू टाइनी पोर्स. जैसे हमारे बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, जहाँ से हमारी स्वेटिंग होती है, जहाँ से स्वेट निकलता है, बिल्कुल उसी तरह प्लांट के लीव्स के सरफेस में, लीव्स के सतह में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं. इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा. लेकिन इन पोर्स को जो है कोई एक सेल इसको सराउंड करके रखती है ताकि ये स्टोमाटा जो है वो हमेशा सेफ रहे. इनको सेफ गार्ड करके रखती है, जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं. और गार्ड सेल्स किसको सेफ गार्ड करके रखती है, किस चीज़ को वो बहुत ही हिफाजत से रखती है, वो है स्टोमाटा. उन पोर्स को कहते हैं स्टोमाटा. मतलब अब तक हमने अभी जो बात हुई है उनमें हमने ये जाना है कि वाटर और मिनरल्स को रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. उसी तरह लीव्स में भी पहुंच जाते हैं. इसके बाद लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जो है लीव्स अपने आप अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि लीव्स के बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमाटा. और स्टोमाटा को कौन स्टोमाटा को चारों तरफ से घेर कर बिल्कुल सेफली रखता है? वो है गार्ड सेल्स. तो चलिए अभी यहाँ पे एक सेल जो है, एक सेल के स्ट्रक्चर को बताया गया है कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और एक सेल होता कैसा है. तो
हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। बिल्कुल। अभी देखिए चलिए, जो है हम हमारे घर में रहते हैं, घर में दीवारें होती हैं, दरवाजे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं लोग, लेकिन इन बिल्डिंग का जो छोटा सा यूनिट अगर हम बोले तो वो है ईंटें, ब्रिक्स। अगर ईंट एक दूसरे के साथ हम नहीं जोड़ेंगे तो बिल्डिंग बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। तो सेल्स बिल्कुल ही हमारे बॉडी में एक ईंट का काम करता है। जैसे कि ईंटें जोड़ जोड़ कर दीवारें बनती हैं, दीवारें जोड़ जोड़ कर फिर एक बिल्डिंग बनता है ना, बिल्कुल उसी तरह सेल्स जुड़ जुड़ कर हमारे बॉडी को बनाते हैं। मतलब हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम पकड़े तो वो है सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ईंटें हम बिल्कुल खुली आंखों से देख सकते हैं, भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ईंट तो खुली आंखों से देख ही पाएंगे, लेकिन हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं जिनसे हमारा बॉडी बना हुआ है वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप्स। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। देखिए हमारे बॉडी में तो लाखों करोड़ों सेल्स हैं, जिससे छोटे छोटे सेल्स जुड़कर ही हमारा बॉडी बना है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं। मतलब उनकी बॉडी एक ही सेल की है, उनके बॉडी में एक से ज़्यादा सेल नहीं होती, एक ही सेल की होती है। द सेल इज़ एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अगर अभी मैं आपको ईजी भाषा में समझाऊँ तो देखिए, बिल्डिंग बनाते टाइम छोटे छोटे ईंटों को जोड़कर दीवारें बनाई जाती हैं, राइट। तो दीवारें बनाने के लिए बस ईंटों को एक दूसरे के ऊपर लगा देना काफ़ी नहीं होता। ईंटों को एक एक चीज़ से इनक्लोज किया जाता है ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहें, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, वो है सीमेंट। उसी तरह अगर आप थोड़ा सा इससे रफ आइडिया ले लें तो उसी तरह हमारे सेल को इनक्लोज करके रखते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमारे सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल को समझ लीजिए हमारे सेल को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है, सेल को बनाए रखने में हेल्प करती है। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में ही होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड। मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे इस ड्राइंग को दिखाऊं या फिर अगर मैं खुद ड्राइंग करके बताऊं तो ये है न्यूक्लियस छोटा सा, इसके बाद आ जाता है सेल, इसके बाद सॉरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब हो रही है। हाँ चलिए मैं फिर से यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सोच लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके बाद हम यहाँ पे सेल्स बना लेंगे, फिर इसके बाद हम बना लेंगे सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल यहाँ पे जैसे बना हुआ देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये अंदर का जो एक गोल सा पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स को जोड़कर दिखाया गया है, ये पूरा एक सेल नहीं है। आप लोग इसको देख के मिसकंसेप्शन मत बनाइएगा कि ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल नहीं है, ये अलग अलग सेल्स जोड़कर हमें दिखाया गया है। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल्स है, 10 सेल्स को जोड़कर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो अगर एक एक सेल्स को आप देखें तो बीच में एक न्यूक्लियस है, फिर है वो सेल, फिर है उसके आउटर कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके बीच में एक और पार्ट भी है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर ये पोर्शन मैं आपको दिखाऊं मेरे ड्राइंग में, इस पोर्शन को, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, बन गया आपका सेल। इसका मतलब एक सेल जो है वही बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देख पाते हैं, लेकिन उस सेल के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है न्यूक्लियस, फिर है साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है, फिर इन दोनों को सराउंड करके रखता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गए सेल के 3 पार्ट्स। तो चलिए, सेल हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम स्टोमाटा तक आ रहे थे, फिर उसी तरह सेल्स में भी आएंगे क्योंकि स्टोमाटा को कौन सेव करके रखता है, स्टोमाटा की चारों तरफ गार्ड सेल्स रहते हैं। तो गार्ड सेल्स समझने के लिए हमें सेल क्या है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। बोजो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। अभी देखिए, अभी तो मैंने आपको कहा है कि लीव्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, लेकिन किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है।
Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. क्या बताया गया है कि रूट में कुछ वेसल्स होते हैं जो पाइप की तरह काम करते हैं। जिस तरह की पाइप मेन टैंक से हमारे नल तक पानी लाकर हमारे घर में देता है, उसी तरह अगर आप एक रफ आइडिया बना ले उससे, तो रूट्स के साथ कुछ वेसल्स जुड़े होते हैं जो पाइप का काम करते हैं और उन्हीं पाइप के थ्रू ये मिनरल्स और वाटर बाकी पार्ट तक जाते हैं। थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, पूरे बॉडी में वो पाइप फैले होते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव्स। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11। बिल्कुल, हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ लेंगे कि किस तरह मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिटेल्स में पढ़ लेंगे। बस इस क्लास के लिए और इस चैप्टर के लिए हम इतना ही जान लेंगे कि मिनरल्स और वाटर किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ आपकी आसानी के लिए। जैसे सोच लीजिए ये एक प्लांट है, ओके, ये है इसके रूट्स, ये है इसके ब्रांचेस, ये है इसके लीव्स। बिल्कुल ही रफ सा एक ड्राइंग है बस आप लोगों की समझ बनाने के लिए। ये है लीव्स, ओके। तो देखिए यहाँ से मिनरल्स, ये सॉइल है तो ऑब्वियसली यहाँ से मिनरल्स एंड वाटर्स जो है वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब यहाँ से होने के बाद एक प्लांट बॉडी में, पूरे बॉडी में वेसल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स काम करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, उसी तरह वेसल्स होते हैं जो पाइप का काम करते हैं, जो हर एक पार्ट तक पहुँचे हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है वाटर और मिनरल जब रूट यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये सीधा इन वेसल्स के थ्रू हर एक बॉडी में, हर एक पार्ट में पहुँचता रहेगा और उसी तरह लीव्स तक भी ये आराम से पहुँच जाते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। इसके बारे में आगे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है जानने को। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्योंकि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्योंकि उस दिन भी मैंने आपको बताया है, मैं फिर से आपको बताती हूँ, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब ब्रेक डाउन, बनाना। इसका मतलब लाइट की मौजूदगी में जो बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बिना लाइट के तो होगा नहीं, तो वो सनलाइट मेन है प्लांट्स के फूड को बनाने के लिए। फूड जो प्लांट खुद अपना फूड बनाते हैं उसके लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है, और उस सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में बहुत ही ज़रूरी होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल नहीं होने से उस प्लांट का क्या होता है, एक प्लांट बिना क्लोरोफिल के कैसे जीता है, वो सब भी हम इस चैप्टर में बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन मैं टॉपिक को ज़्यादा लेंथी करना नहीं चाहती, क्योंकि हम छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में जान लेंगे कि एक प्लांट किस तरह अपने न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाती है। तो हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं आज, फोटोसिंथेसिस तक। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए क्लोरोफिल जो है, जो प्लांट में मौजूद होते हैं और जिस वजह से प्लांट्स या फिर लीव्स के ग्रीन कलर होती है, लीव्स के ग्रीन कलर होने की जो मेन वजह है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है, प्लांट का कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल का जो मेन काम है वो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और सनलाइट की मौजूदगी में ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट के खाने के लिए, न्यूट्रिशन बनाने के लिए। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means combine, बनाना, बना देना। सिंथेसाइज करना मतलब बना देना, कंबाइन करना, सब कुछ एक साथ जोड़कर पहले इन सारे खाने को, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, मिनरल्स, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारे एलिमेंट्स को जोड़कर फिर इनको ब्रेक डाउन करके अपने बॉडी में पूरे न्यूट्रिशन को फैला देना। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें सबसे मेन जो काम है वो है फोटो मतलब लाइट, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया है फोटोसिंथेसिस। So we find that
Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये 4 एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ मिनरल्स भी, क्योंकि बिना मिनरल्स के प्लांट्स न्यूट्रिशन नहीं पा पाएगी। तो क्लोरोफिल मैं फिर से बता देती हूँ, क्लोरोफिल वो एलिमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है लीव्स में, ताकि लीव्स आसानी से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, और क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स के कलर, प्लांट का कलर ग्रीन होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी ही को लीव्स एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट के लीव्स में वो स्टोर करके रखती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसीलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल, क्योंकि हम सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ये हम सबको पता है। तो अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्लांट्स कैसे जिएंगे, और प्लांट्स अगर नहीं जिएंगे तो हम जो बाकी ऑर्गेनिजम्स उन पे डिपेंडेंट है वो कैसे जिएंगे। तो कैन वी इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा, प्लांट्स नहीं जिएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमें प्लांट से मिलता है वो है ऑक्सीजन। बिल्कुल, खाना तो है, ठीक है, खाना के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन है, जो हमें प्लांट से ही मिलता है। तो बिना प्लांट्स के हम जी नहीं सकते, और प्लांट्स तभी जिएंगे जब उनके बॉडी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलता रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में ये जान लेंगे कि एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल में कैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने आप खुद पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो किस तरह खाना खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं इस चैप्टर में। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और जानते रहिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कुछ भी समझ में ना आए, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए। थैंक यू।